मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डाउट्स जो मेरे से पूछा जाता है वो है कॉन्स्टिपेशन के बारे में। और ये डाउट तब और भी ज्यादा आने लगा जब मैंने मैंगो हर्ब्स में डाइजेशन प्रो और लिवर प्रो जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करे और मैंने ये अनाउंस करा कि आगे भी मैं गट रिलेटेड मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही अमेजिंग प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स भी ऐड करने वाला हूं। तो लोगों ने बोला कि सर आप थोड़ी सी हमें इंफॉर्मेशन दीजिए कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो इतनी बढ़ रही है ये है क्यों और इससे हम किस तरह से रिलीफ पा सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको कंसाइज में बताऊंगा कॉन्स्टिपेशन के कॉजेस के बारे में, ऑल्सो उसकी नेचुरल ट्रीटमेंट्स जो आप घर पे अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हुए कर सकते हैं, कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स या प्रोडक्ट्स जो आप ऐड कर सकते हैं अगर आप लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन या मल्टीपल गट इश्यू से सफर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी एडवाइजेस जो मेरे या किसी भी जनरल इन्फ्लुएंसर के अंडर नहीं आती, वो मेडिकल एडवाइजेस होती हैं। ऐसे केसेस में आपको डॉक्टर्स ही रिकमेंड करते हैं। कॉन्स्टिपेशन को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड ओवर वेरिड डेफिनेशंस हैं, लेकिन जनरली जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो होती है रोम क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। रोम क्राइटेरिया बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रोम फाउंडेशन, जो नॉर्थ कैरोलिना यूएस में है, जो इंटरनेशनली साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स जो होते हैं मल्टीपल तरह के, उनकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के ऊपर। अब रोम क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम से 12 हफ्ते और से ज्यादा से सफर कर रहे हैं तो आप कॉन्स्टिपेशन से सफर कर रहे हैं। नंबर 1, अगर ऑलमोस्ट 25% से ऊपर जो आपकी बाउल मूवमेंट्स होती हैं उनमें जो आपका स्टूल पास होता है वो काफी हार्ड होता है, लंप्स के फॉर्म में होता है, आपको ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ ब्लॉकेज हो गई है, कुछ फंसा हुआ है। आपको 25% से ऊपर बाउल मूवमेंट्स पे बहुत स्ट्रेन करना पड़ता है, बहुत जोर डालना पड़ता है डेफिकेट करने के लिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता है इवन डेफिकेट करने के बाद कि जैसे उनके जो बाउल्स हैं वो पूरी तरह खाली नहीं हुए हैं, वो प्रॉपर फ्रेश नहीं हुए हैं। और हफ्ते में अगर आप 3 बार या उससे कम फ्रेश हो पा रहे हैं, डेफिकेट कर पा रहे हैं, यानी आप जब सुबह पॉटी करने जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, आप सिर्फ हफ्ते में 3 बार या उससे कम जा रहे हैं तभी आप फ्रेश हो रहे हैं, तो इन क्राइटेरियाज को अगर हम लेते हैं तो इनमें से मेजर क्राइटेरियाज में अगर आप फॉल कर रहे हैं तो आप कॉन्स्टिपेटेड हैं। ऑफ कोर्स इन्फेंट्स में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जनरली ये जो क्राइटेरिया है ये एडल्ट्स के लिए है। और मैक्सिमम लोग जो ऐसी प्रॉब्लम यानी कॉन्स्टिपेशन से सफर कर रहे होते हैं उनको इन सारे इश्यूज के साथ साथ एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग, ब्लोटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट और ऐसी बहुत सारी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स होती हैं पूरे दिन। सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि जब हम बाउल मूवमेंट्स की बात करते हैं या आप कितनी बार फ्रेश हो रहे हैं, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। डेफिकेशन की कोई एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं है कि मुझे दिन में इतने बार जाना है या हफ्ते में इतने बार जाना है, ऐसा नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कई लोग ऐसे हैं जो दिन में मल्टीपल टाइम्स डेफिकेट करते हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो खाना खाते हैं और कुछ समय के बाद उन्हें वॉशरूम जाना पड़ता है और नॉर्मल डेफिकेट करते हैं, उन्हें कोई पेन नहीं है, कोई हार्ड स्टूल्स नहीं हो रहे, कोई स्ट्रेन नहीं करना पड़ता, दे आर हेल्दी, लेकिन उनकी डेफिकेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है। कई लोग ऐसे होते हैं जो हफ्ते में कुछ लिमिटेड टाइम्स जाते हैं और वो भी फ्रेश फील करते हैं। तो जब हम कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया जैसे हमने देखे वो होने बहुत जरूरी है। अब एक होती है एक्यूट कॉन्स्टिपेशन, जिससे ऑलमोस्ट हर इंडिविजुअल अपनी लाइफ में कभी ना कभी सफर करता है और कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम आता है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से, आप लंबे समय से इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं और अगर ये प्रॉब्लम बहुत एग्रीवेट होती है तो इससे और सीरियस प्रॉब्लम्स रिजल्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल हेमोरॉइड्स या पाइल्स का डेवलप होना। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेन कर रहे हैं तो आपके रेक्टम में से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, रेक्टल ब्लीडिंग, बाउल इनकॉन्टिनेंस। जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से सफर कर रहे होते हैं उनको ये प्रॉब्लम ही डेवलप होती है। बाउल इनकॉन्टिनेंस में बेसिकली एक इंडिविजुअल को एक सडन अर्ज उठती है डेफिकेट करने की, पूप करने की, लेकिन अगर वो बाथरूम टाइम से नहीं पहुंच पाते किसी रीजन की वजह से तो उनका जो पूप है वो लीक कर जाता है बिकॉज वो अपने बाउल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसके अलावा एनल फिशर डेवलप हो सकते हैं जो बेसिकली आपके एनस के अराउंड क्रैक्स होते हैं जिसमें से ब्लीडिंग हो सकती है, एचिंग हो सकती है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है जिसे हम फीकल इंपैक्शन कहते हैं। ये तब होती है जब आपके जो स्टूल होता है वो इतना हार्ड होता है कि वो आपकी इंटेस्टाइन्स और रेक्टम को पैक कर देता है, जैम कर देता है, जिससे जब आप वॉशरूम में स्ट्रेन भी करते हैं, जोर भी लगाते हैं, तो भी वो जो स्टूल है वो पास नहीं होता और ऐसे केस में फिर इमीडिएट मेडिकल एडवाइस की जरूरत पड़ती है। कॉन्स्टिपेशन किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, इन्फेंट से लेकर छोटे बच्चे, एल्डरली, एडल्ट्स, प्रेग्नेंट वुमेन। हाउएवर ये फीमेल्स में मेल से ज्यादा कॉमनली देखा जाता है और एल्डरली में जो कॉन्स्टिपेशन का इशू है वो काफी इंक्रीज हो जाता है। वर्ल्ड ओवर एटलीस्ट 30 to 40%
एल्डरली जो 65 से ऊपर हैं वो कॉन्स्टिपेशन से सफर करते हैं। और एल्डरली में कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एज के साथ जो नॉर्मल बॉवल मूवमेंट है उसका रिड्यूस हो जाना, प्रॉपर डाइट इनटेक नहीं लेना, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, फ्लूइड इनटेक रिड्यूस हो जाता है। काफी सारे एल्डरली काफी सारे डिजीजेस से सफर कर रहे होते हैं, मेडिकेशंस वगैरह के ऊपर होते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन और एग्रेवेट होती है। और एल्डरली में भी जो एल्डरली वुमेन है उनमें एल्डरली मेल से ज्यादा कॉन्स्टिपेशन इश्यूज देखे जाते हैं। प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ्स में भी कॉन्स्टिपेशन काफी कॉमन होती है, बिकॉज जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनमें काफी सारे चेंजेस आ रहे होते हैं बॉडी में। अब अगर हम स्पेसिफिकली इंडियन कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ने इसके ऊपर एक बहुत अच्छी पोजीशन स्टेटमेंट दी है और उसमें उन्होंने काफी अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है कि काफी लोगों को लगता है कि इंडिया में क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कम है बिकॉज यहाँ पे लोग वेजिटेरियन हैं, शायद उनका फाइबर इंटेक ज्यादा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन इंडिया में काफी ज्यादा प्रेवलेंट है और आज की डेट में तो और भी ज्यादा है, और ये मैक्सिमम केसेस में अंडर रिपोर्ट करी जाती है क्योंकि मैक्सिमम इंडियंस जो है इस प्रॉब्लम को लेकर डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, वो घरेलू इलाज ही करते हैं। ऑल्सो उन्होंने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बोली है कि इंडियन स्टूल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वेस्टर्न जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में ज्यादा है, इसलिए हम हफ्ते में 3 बार फ्रेश होना या उससे कम को कर कॉन्स्टिपेशन जो रोम क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है वो इंडियन केस में शायद लागू ना हो, बिकॉज यहां पे जो स्टूल फ्रीक्वेंसी है वो काफी ज्यादा है। कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारे टाइप्स और सब टाइप्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन एज एंड लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, लेकिन उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करते हैं कंसाइज में कि कॉन्स्टिपेशन के जनरल कॉजेज क्या क्या हैं। सबसे कॉमन कॉज जो मैक्सिमम लोगों के कंट्रोल में है वो है इम्प्रॉपर डाइटरी इंटेक, स्पेशली डाइटरी फाइबर का इनएडिक्वेट इंटेक और वाटर या बाकी फ्लूइड्स का इनएडिक्वेट इंटेक। जो सेकंड कॉज है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम होना, और आज की डेट में ये सारे कॉजेज जो मैं आपको बोल रहा हूं ये आप मेजरली सिटीज वगैरह में, अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा देखेंगे। एक और कॉज होता है कॉन्स्टिपेशन जिसे हम कहते हैं पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन। जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, और ऐसे लोग जब भी डेफिकेट करते हैं, पूप करते हैं, तो उन्हें लगता है कि जैसे पूरी तरह से फ्रेश नहीं हुए हैं, उन्हें बहुत स्ट्रेन करना पड़ता है। उसके अलावा मल्टीपल तरह के ऐसे डिजीजेस हैं, ऐसे न्यूरोलॉजिकल कॉजेज हैं, एनाटॉमिकल कॉजेज हैं जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडिविजुअल एनल फिशर्स से, हेमोरॉइड्स या पाइल से सफर कर रहा है, या उसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कहीं पर कोई ट्यूमर है जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। उसके अलावा जो लोग डाउन सिंड्रोम और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी प्रॉब्लम से सफर करते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल्स जिनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, पैराप्लेजिया या डायबिटीज, थायराइड इश्यूज और ऐसे मल्टीपल और भी डिजीजेस हैं जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन जो है वो डेवलप होती है, और जनरली जो लोग इनसे सफर करते हैं कॉन्स्टिपेशन एज अ साइड इफेक्ट उन्हें काफी कॉमनली होता है। काफी सारे ऐसे ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमनली देखी जाती है। तो अगर आप बीमार हैं और आप ऐसे ड्रग्स ले रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन होना बहुत कॉमन है। फॉर एग्जांपल एंटीपायरेटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी कोलिनर्जिक्स, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। इसके अलावा फूड सप्लीमेंट जैसे आयरन और कैल्शियम, इसलिए जब फीमेल्स जिनको आयरन डेफिशिएंसी होती है, एनीमिया इशू होता है, उनको जब आयरन सप्लीमेंट दिया जाता है तो स्पेसिफिकली उसकी डोज को लिमिटेड रखा जाता है। फॉर एग्जांपल मैंगो हर्ब में जो हमारा आयरन प्रो प्रोडक्ट है उसकी जो डोज है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टैबलेट है, और अगर आप उसकी ज्यादा टैबलेट लेने की कोशिश भी करेंगे तो भी उसमें सबसे बड़ा इश्यू आता है कि कॉन्स्टिपेशन फीमेल्स को बहुत जल्दी होती है। तो अगर आप आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं, आपकी नीड है, तो मेक श्योर उसकी जो डोजेज है उसको सडनली बहुत हाई मत करिए। एक तो वो डेंजरस हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, सेकंड ये है कि उससे कॉन्स्टिपेशन बहुत जल्दी डेवलप होती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर लोअरिंग ड्रग्स, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, मसल रिलैक्सेंट्स, एंटी अल्सर ड्रग्स और ऐसे और भी मेडिसिन होते हैं जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। इसके अलावा अगर आपको कोई पर्टिकुलर फूड एलर्जी है और आप वो फूड कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे सीलियाक डिजीज है लेकिन आप ग्लूटेन कंज्यूम कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, आप लैक्टोस इंटॉलरेंट है लेकिन आप मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप आईबीएस से सफर कर रहे हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस से सफर कर रहे हैं, इन सारे प्रॉब्लम्स में कॉन्स्टिपेशन होना कॉमन है। और जो लास्ट कॉज है वो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेनेटिक इफेक्ट। दो अभी तक कोई भी पर्टिकुलर जीन्स आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, लेकिन जो स्टडीज हैं वो जेनेटिक्स को बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मानती हैं। कोई भी गट इश्यू, इनफैक्ट बहुत सारे डिजीज का जो इंडिविजुअल में डेवलप होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप कौन से मेथड्स, नेचुरल मेथड्स जो हैं उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें मल्टीपल स्टडीज हैं जो इन सारे मेथड्स को एडवाइस करती है, मल्टीपल बॉडीज हैं, लेकिन मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कहां पर आप जो है खुद स्टेप नहीं ले पाएंगे। अगर आप कॉन्स्टिपेशन से सफर कर रहे हैं तो सबसे पहली एडवाइस और बेसिक एडवाइस है डाइटरी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें फाइबर इंटेक जो है उसको सबसे ज्यादा एम्फोसिस दिया जाता है। इनएडिक्वेट फाइबर इंटेक
वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज है कॉन्स्टिपेशन का। अगर हम ओवरऑल रिकमेंडेशन देखें तो एटलीस्ट 30 टू 40 ग्राम्स ऑफ फाइबर एक इंडिविजुअल को रेगुलरली लेना चाहिए। अब अगर आप फाइबर इनटेक नेचुरल या होल फूड से नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो फाइबर सप्लीमेंट्स हैं, स्पेशली सॉल्युबल फाइबर सप्लीमेंट जिन्हें हम प्रीबायोटिक सप्लीमेंट्स भी कहते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जनरली होल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स एंड सीड्स, पल्सेस, स्पाइसेस जैसे कि अनियन, गार्लिक और जिंजर, डिफरेंट लेग्यूम्स, ये सारे आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं फाइबर इनटेक को पूरा करने के लिए। आज की डेट में हमारी डाइट से जो होल फूड्स हैं वो कम हो गए और हम बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से फाइबर इनटेक कम हो गया है। फाइबर के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मेक श्योर आप वो वीडियो को चेकआउट करें टू अंडरस्टैंड कि फाइबर का पूरा कंसेप्ट क्या और वो काम कैसे करता है। सेकेंड इज एडिक्वेट हाइड्रेशन। ये भी सबसे कॉमन एडवाइस आती है कि आपको पानी पीना एडिक्वेट अमाउंट में बहुत जरूरी है। अब जब मैं एडिक्वेट की बात करता हूं तो काफी लोग जो है वो ओवर हाइड्रेट करते हैं अपने को। एडिक्वेट का मतलब ये नहीं होता है कि आपने 5-5, 6-6 लीटर पानी पीना है, उससे कुछ नहीं होगा, वो हार्मफुल है, उससे इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होने के चांसेस होते हैं। आपको दिन में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पानी पीना है, आपको थोड़ा सा अपने को मॉनिटर करना पड़ेगा अगर आप चाहें अपने को देखें। ऑल्सो अगर आपको प्यास लग रही है, वो सबसे कॉमन इंडिकेशन होता है पानी पीने की। साथ साथ अगर आपका यूरिन का जो कलर है वो येलोइश या डार्क येलो हो रहा है तो भी आप मेक श्योर करें कि आप एडिक्वेट वाटर इनटेक करें। इसके अलावा खाली पानी नहीं होता, फ्लूइड्स बहुत सारी चीजों से हमारी बॉडी में जाते हैं, तो ओवरऑल वाटर और फ्लूइड इनटेक आपको एडिक्वेट रखना है। मैक्सिमम लोगों को पता है कि वो कितना पानी पी रहे हैं या कम या ज्यादा पी रहे हैं। अगर आप कम पी रहे हैं तो प्लीज अपना वाटर इनटेक इंक्रीज करिए। इसके अलावा जो प्रोबायोटिक रिच फूड्स होते हैं, फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, जैसे दही या कर्ड वगैरह हुआ, बटर मिल्क, लस्सी, छाछ, इडली, डोसा, जो कांजी वगैरह होती है जो हम घर में बनाते हैं। और ऐसी हमारी कंट्री में बहुत सारे फूड्स हैं जिन्हें फर्मेंट करके बनाया जाता है। इस प्रोसेस में इनके अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया जिसे हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे हमारी गट की हेल्थ इंप्रूव होती है। इसलिए जब हम सप्लीमेंट्स की भी बात करते हैं तो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स दोनों जो हैं वो आपकी गट के लिए इतने बेनिफिशियल हैं और इनके ऊपर टन्स ऑफ स्टडीज हो चुकी हैं वर्ल्ड की मल्टीपल मेडिकल बॉडीज, और आजकल मैक्सिमम डॉक्टर्स भी अपनी प्रिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे प्रोबायोटिक्स या प्रीबायोटिक्स को रिकमेंड करते हैं। जब हम ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं तो अगर आप आयुर्वेदिक स्टडीज पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे ऐसे हर्ब्स, स्पाइसेस या प्लांट्स वगैरह हैं जिन्हें रिकमेंड किया जाता है इनटेक करने के लिए ताकि कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिले। प्लांट्स या स्पाइसेस जैसे कि एलोवेरा, त्रिफला, आंवला, जीरा, त्रिकटू, मुलट्ठी, सौंठ, प्रवल पिष्टी, विविदंग, पीपली और ऐसे और भी बहुत सारे स्पाइसेस और प्लांट्स हैं जिन्होंने बहुत ही इफेक्टिव और अमेजिंग एफिकेसी दिखाई है मल्टीपल गट इश्यूज की ट्रीटमेंट में। और मल्टीपल आयुर्वेदिक स्टडीज के अंदर ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं और इनकी लिस्ट ऑलरेडी मेंशन्ड है जो सेंचुरी से यूज करे जा रहे हैं गट इश्यूज के लिए, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिपेशन। इसलिए जो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट था जो मैंने प्योरली आयुर्वेदिक बनाया था और जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर लाइसेंस है वो है डाइजेशन प्रो, जिनमें इन्हीं सारे नेचुरल हर्ब्स और स्पाइसेस के एक्सट्रैक्ट्स हैं। जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट आता है वो आता है सप्लीमेंट्स। कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए आपको डॉक्टर्स वगैरह भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं, मार्केट में भी कॉमनली अवेलेबल हैं और ओवर द काउंटर भी आप उन्हें किसी भी जगह से परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। लेकिन यहां पर इश्यूज आते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग जब कॉन्स्टिपेशन से अपने को रिलीव करने की कोशिश करते हैं तो सीधा एक्सट्रीम लैक्सेटिव्स वगैरह इनटेक करना शुरू कर देते हैं और लैक्सेटिव्स जो हैं वो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। जो नेक्स्ट सप्लीमेंट्स आते हैं जिनके ऊपर मैंने प्रीवियस वीडियो भी बनाया था वो है प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स, और इनके ऊपर आज की डेट में बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव रिसर्च चल रही है। इसमें जो सबसे पहला सप्लीमेंट आपको स्टार्ट करना चाहिए वो है प्रीबायोटिक फाइबर, जो बेसिकली कुछ पॉलीसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म होते हैं जो हमारी सीधा गट में जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं और वहां पर जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो इनके ऊपर फीड करते हैं और अपने अपने जो नंबर है उसको इंक्रीज करते हैं। और ये सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं और ये हमारी गट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। बहुत लोगों को इससे इंस्टेंट रिलीफ मिलता है और ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं होते। इसके अलावा अगर प्रॉब्लम और भी ज्यादा है, क्रॉनिक है, तो फिर आप प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर बेसिकली जो बैक्टीरिया स्ट्रेन्स होते हैं जो हमारी गट में पाए जाते हैं उन्हीं बैक्टीरियाज को ऐड करा जाता है। तो मार्केट में भी आप देखेंगे याकुल्ट वगैरह मिलता है,
जो वैसे कुछ भी खास नहीं है क्योंकि उस जूस में आपको एक आध बैक्टीरिया स्ट्रेन है, लेकिन जो हाई क्वालिटी सप्लीमेंट्स आप लेते हैं प्रोबायोटिक वगैरह, उसमें 10, 15 या 20 या उससे ज़्यादा बैक्टीरिया स्ट्रेन्स आपको मिलते हैं एक सिंगल कैप्सूल में, और उसमें 50 to 100 बिलियन और इवन मोर बैक्टीरिया स्ट्रेन्स आपको मिलते हैं। तो जब आप वो लेते हैं और उसके साथ साथ आप बाकी नेचुरल फूड या बेसिक सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं, तो नेचुरली आपकी जो गट है वो हेल्दी होने लगती है, क्योंकि वो जो गट बैक्टीरिया का अमाउंट है जो आपकी गट को हेल्दी बनाते हैं वो इंक्रीज होने लगते हैं। इसके साथ जो नेक्स्ट एडवाइस आती है, जो आज की डेट में लोग काफी अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो है एक्सरसाइज। स्टडीज में दिखाया गया है कि आप चाहे एरोबिक एक्सरसाइज करें, एनारोबिक जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह करें, या मल्टीपल तरह के योग करें, ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज जो हैं ये आपके स्टमक के लिए, आपकी डाइजेशन के लिए, आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ के लिए बहुत इफेक्टिव है। इनफैक्ट अगर आप योग वगैरह करेंगे तो उसमें तो काफी सारे ऐसे पोजेज हैं जो स्पेसिफिकली डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सेडेंटरिज्म या सेडेंटरी लाइफ जो है वो बहुत सारे गट इश्यूज इंक्लूडिंग कॉन्स्टिपेशन से बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड है। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो प्लीज सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करिए। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल फैक्टर है जिसको अगेन हम लोग काफी निग्लेक्ट करते हैं, वो है स्लीप। इसके ऊपर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले बनाए हैं, लेकिन लोग इसे काफी अंडर एस्टिमेट करते हैं। हाउएवर काफी लोग ऐसे हैं, इनफैक्ट इंक्लूडिंग अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो अगर मेरे स्लीप पैटर्न्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं तो मुझे एक्यूट कॉन्स्टिपेशन होती है, मुझे स्टमक इश्यूज डेवलप होते हैं, और ये चीज मैं जानता हूं तो उसके बाद मैं अपनी स्लीप को कवर करने की कोशिश करता हूं। और ये स्टडीज में भी दिखाया गया है कि शॉर्ट स्लीप ड्यूरेशन एंड लो स्लीप क्वालिटी दोनों जो हैं वो कॉन्स्टिपेशन से बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड हैं। तो अगर आप स्लीप प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो जो मेरी प्रीवियस वीडियोस है स्लीप के ऊपर, उनको जरूर रेफर करिए। जो नेक्स्ट और बहुत ही सिंपल मेथड है वो है आपकी जो बॉवल मूवमेंट्स है इनका एक शेड्यूल्ड टाइम जो है उसको फिक्स करिए। मैक्सिमम लोग जब सुबह उठते हैं तो कुछ समय के बाद या तो बिना कुछ किए ही, या फिर उनको थोड़ा पानी लिया, या सुबह कोई बेसिक हर्ब्स वगैरह लिए, जूसेस वगैरह लिए, बहुत सारी चीजें लोग लेते हैं जिससे उनको एक प्रेशर क्रिएट होता है और वो डेफिकेट कर पाते हैं, और जनरली उनको इस टाइम में रेगुलरली ठीक ठाक मोशन हो जाती है क्योंकि उनका एक टाइम सेट है। लेकिन बहुत सारे लोग जो अपने टाइम को वेरी करते रहते हैं, चाहे वो ऑफिस आवर्स की वजह से हो या किसी और प्रॉब्लम की वजह से हो, ऐसे लोगों में कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले अपना जो बॉवल मूवमेंट का टाइम है, डेफिकेशन का टाइम है, पूप करने का टाइम है, उसको थोड़ा सा फिक्स करिए। ऑल्सो अगर आपको स्टूल पास करने की अर्ज हो रही है, आपको लग रहा है कि मुझे वॉशरूम जाना है, उसको अवॉइड मत करिए। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन जो पाया गया है कॉन्स्टिपेशन का वो है लॉन्ग टर्म तक अपनी डेफिकेशन या पूप करने की जो अर्ज होती है उसको सप्रेस करते रहना। इनफैक्ट ये चीज मॉडर्न साइंस में ही नहीं, चरक संहिता में आचार्य चरक ने भी बोली थी। अब अगर इन सारे मेथड्स को, एक्सरसाइज, स्लीप, हाई फाइबर डाइट, एडिक्वेट वाटर इनटेक, बेसिक हाई क्वालिटी प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक सप्लीमेंट, स्पाइसेस वगैरह, इन सबके बाद भी आपकी जो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है वो रिलीव नहीं हो रही है, तो फिर आप जो है जाइए लैक्सेटिव्स की तरफ, या बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स वगैरह होते हैं, ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि यहां पर आप प्लीज डॉक्टर की रिकमेंडेशन लीजिए, क्योंकि कौन से लैक्सेटिव्स लेने हैं, कितने लेने हैं, कितने समय तक लेने हैं, इसकी सही जो इंफॉर्मेशन है वो आपके डॉक्टर ही देंगे। क्योंकि इनका जो एक्सटेंडेड यूज है, जो काफी लोग गलत तरीके से करते हैं, ये डेंजरस होता है और ये सारे हैबिट फॉर्मिंग होते हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो मुझे बताते हैं कि सर मैं ये पर्टिकुलर जो सप्लीमेंट है ये काफी समय से ले रहा हूं और उसकी वजह से जो है अब मुझे नॉर्मल पूप होती ही नहीं है, मैं उस पर डिपेंड कर चुका हूं, मुझे सुबह लेना ही पड़ता है। और जब उन सप्लीमेंट्स को एनालाइज करा जाता है तो पता लगता है कि मैक्सिमम केसेस में इनके अंदर या तो इनसॉल्युबल फाइबर्स हैं, या फिर बहुत ज्यादा लैक्सेटिव्स, या फिर डिफरेंट तरह के जो कॉन्स्टिपेशन रिलीविंग एजेंट्स हैं वो ऐड करे जाते हैं। जो लोग होते हैं उन्हें इनके बारे में पता नहीं लगता और वो इनको यूज करना शुरू करते हैं, बड़े खुश होते हैं कि हमें तो बहुत अच्छी जो है डेफिकेशन हो रही है, बड़ा अच्छा हम फ्रेश हो रहे हैं। लेकिन धीरे 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 बिकॉज अंडरलाइन कॉज को वो ट्रीट नहीं कर रहे, उनके गट बैक्टीरिया जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, उनमें प्रॉब्लम आ रही है। ओवरऑल जो फाइबर इनटेक है खाने का वो इनएडिक्वेट है, वाटर इनटेक इनएडिक्वेट है, और बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं, सेडेंटरिज्म है, स्लीप इश्यूज ठीक नहीं करे, लेकिन सीधा लैक्सेटिव्स ले लिए, तो इससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और इनके बहुत सारे फिर साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इसलिए जब बेसिक सारी चीजें आप यूज कर लें तभी आप लैक्सेटिव्स के ऊपर, या आप ये जो बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स हैं या और भी इसमें लिस्ट होती है, उन सारे सब्सटेंसेस के ऊपर जाइए, और वो भी एक डॉक्टर की एडवाइस के अंदर।
इसके साथ एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं बायोफीडबैक मैकेनिज्म। ये भी बहुत इफेक्टिव पाया गया है आज की डेट में, लेकिन ये हमेशा एक प्रोफेशनल के अंडर होता है। और ये जो बायोफीडबैक थेरेपी होती है, इसमें जो आपकी स्फिंक्टर मसल्स होती है उन्हें किस तरह से आपने रिलीज करना है बिना स्ट्रेन के, वो सारा सिखाया जाता है। इसमें आपकी एनस में भी वो कुछ प्रोब वगैरह डालते हैं जिससे चेक होता है कि मसल एक्टिविटी क्या है कंप्यूटर के थ्रू, और ये चीजें डॉक्टर या जो थेरेपिस्ट होते हैं बायोफीडबैक वाले वही करते हैं, और ये भी काफी इफेक्टिव थेरेपी पाई गई है। इसके साथ साथ एक और बहुत अच्छी एडवाइस है जिसको हम ट्रेडिशनली फॉलो करते आए हैं लेकिन अब मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से नहीं कर रहे हैं, और वो है इंडियन स्टाइल में या इंडियन टॉयलेट्स में डेफिकेट करना, पूप करना। कुछ समय पहले जो पीकू मूवी आई थी जिसमें दिखाया गया था कि भाई अमिताभ बच्चन जो है उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, बहुत ज्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से सफर कर रहे होते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी होती है लेकिन रिलीफ नहीं मिलता। तो जो इरफान खान होते हैं वो इन्हें एडवाइस करते हैं कि भाई आप इंडियन स्टाइल में जो है पूप करिए। वो अलग बात है उस टाइम इनको कोई मेजर इफेक्ट नहीं आता बिकॉज उनका इशू कुछ और दिखाया है, लेकिन स्टडीज में ये चीज दिखाई गई है, इंक्लूडिंग जो इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की पोजीशन स्टेटमेंट है उसमें भी, और बाकी भी स्टडीज हैं कि इंडियन स्टाइल में डेफिकेट करने में, इंडियन टॉयलेट में डेफिकेट करना जो है वो एक्चुअली में बेनिफिशियल होता है। इस पोजीशन में जो हमारी प्यूबोरेक्टालिस मसल होती है वो हमारे रेक्टम को स्ट्रेन नहीं करती, जो सिटिंग पोजीशन में वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट्स में करती है। तो रेक्टम जो होता है वो पूरी तरह से रिलैक्स होता है और इस पोजीशन में इसलिए स्ट्रेन नहीं करना पड़ता मैक्सिमम केसेस में। अब अगर हम सेंचुरीज की बात करें तो मैक्सिमम जो सिविलाइजेशंस हैं उनमें नेचुरल जो मेथड था डेफिकेशन का था वो इंडियन स्टाइल ही था। इंडियन स्टाइल बोले या आप नॉर्मल स्क्वाट पोजीशन में डेफिकेट करने के बारे में बोले तो वही यूज होता था। लेकिन ऑलमोस्ट एक सेंचुरी से जो वेस्टर्न स्टाइल सीटेड टॉयलेट्स आ गए हैं उनकी वजह से ये प्रॉब्लम एक्चुअली में इंक्रीज हो रही है, वन ऑफ द रीजंस है। बट यहां पर एक थोड़ा सा डिलेमा भी आता है कि भाई हमारे घर में सारे वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट हैं और हम उसको सडनली रिप्लेस करा के अब इंडियन स्टाइल तो लगा नहीं सकते। अच्छा, काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्चुअली में इंडियन स्टाइल टॉयलेट में बैठ ही नहीं पाते क्योंकि ओवर द टाइम हमारी मसल्स ने सिटिंग पोजीशन से काफी अडेप्ट कर लिया है, स्क्वाट पोजीशन में ज्यादा देर तक बैठना ही पॉसिबल नहीं होता है। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो वैसे भी नहीं बैठ सकते, एल्डरली वगैरह हैं या जिनको कोई मस्कुलर इशू है या कोई ज्वाइंट इशू है, तो ऐसे केस में फिर एक सेमी स्क्वाट पोजीशन आती है जहां पर वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट्स में हम एक स्टूल का पर्टिकुलर यूज करते हैं जिसके थ्रू वो एक सेमी स्क्वाट पोजीशन बन जाती है और वो भी काफी हेल्पफुल पाई जाती है। इसके ऊपर मैं एक सब्सिक्वेंट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा कि इंडियन और वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट्स में एक्चुअली में डिफरेंस होता क्या है, और आप अगर वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट्स भी आपके घर में है तो उन्हें इंडियन स्टाइल टॉयलेट्स में आप कैसे बदल सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। अब अगर इन सारे के सारे मेथड्स के बाद भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रहती है तो फिर सर्जिकल इंटरवेंशंस आती है। जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट लास्ट में वैसे भी सारी मेडिसिन और उसके थ्रू डॉक्टर्स ही आते हैं, लेकिन अगर वहां भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर डॉक्टर्स जो है वो सर्जरी रिकमेंड करते हैं। ऑल्सो काफी लोग जो हैं वो एनीमा वगैरह का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनीमा जो है ये मेडिकली भी और ट्रेडिशनली भी काफी समय से यूज किया जा रहा है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कॉफी एनीमास पे, लेकिन मैंने आपको समझाया था कि कॉफी एनीमास इंडियंस या कोई भी इंडिविजुअल यूज नहीं करता था, ये कुछ समय पहले का वेस्टर्न कंसेप्ट ही है, ठीक है। एनीमास मल्टीपल तरह के होते हैं, हाउएवर जिस तरह से लैक्सेटिव्स वगैरह की प्रॉब्लम है और बाकी चीजें, उसी तरह से एनीमा की प्रॉब्लम भी होती है। उनको एक्सेस में यूज करना डेंजरस होता है क्योंकि आप अंडरलाइन प्रॉब्लम को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने एनस में एक ट्यूब डालकर उसको आर्टिफिशियली एम्प्टी करते रहेंगे हर बार, तो आपकी जो पेरिस्टालिसिस है, जो मसल एक्शन है जिसकी वजह से हमारी जो स्टूल है वो मूव होता है, वो वीक होने लगेगा। और उसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो एनीमा भी जो है वो डॉक्टर्स करते हैं, लेकिन इवन डॉक्टर सबसे पहले आपको बोलते हैं एनीमा की डायरेक्ट जरूरत नहीं है, जो ओरल बेसिक लैक्सेटिव्स हैं वो भी अपना काम करेंगे। हाउएवर कई लोग हैं जो एनीमा घर पे करते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बहुत ही सिंसियर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जब आप एनीमा करें तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। उसे किस तरह करना है वो डेंजरस हो सकता है, और सेकंड उसको रेगुलरली ना करें। ये जो आपको खुशी की फीलिंग हो रही है ये अच्छी फीलिंग नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी प्रॉब्लम का एक्चुअल सॉल्यूशन ढूंढने की जगह उसे दबा रहे हैं तो वो डेंजरस हो सकता है, वो बाहर निकलेगा बड़ा होकर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एनीमा बहुत समय से ले रहे हैं और आज की डेट में वो इस पर डिपेंडेंट है। नॉर्मल केसेस में उनको पूप ढंग से नहीं होता, वो फ्रेश नहीं हो पाते हैं, कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं क्योंकि वो एनीमा पे डिपेंड हो चुके हैं। इसलिए जो मैंने बताया कि सबसे पहले नेचुरल सॉल्यूशन, जिसमें नेचुरल हाई फाइबर डाइट्स हो गई, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, एडिक्वेट वाटर इनटेक, फिजिकल एक्टिविटी, ये सारी चीजें। उसके बाद आते हैं बेसिक
नेचुरल सप्लीमेंट्स जिनको रिसर्च के बेस पे डिजाइन ही इसलिए करा गया है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज हैं, मल्टीपल जो मेडिकल बॉडीज हैं उन्होंने इसके ऊपर स्टडीज करी हुई है, जो है प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स हो गए, कुछ स्पाइसेस वगैरह हो गए, नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हो गए, जूसेस वगैरह हो गए जो हम बहुत समय से ले रहे हैं, जैसे त्रिफला हुआ, एलोवेरा हुआ, आंवला हुआ, ये सारे सप्लीमेंट्स जो हैं ये पहले आते हैं। इसके बाद जो है फिर मेथड्स आते हैं एनीमा या लैक्सेटिव्स वगैरह, और अगर ये भी काम नहीं करती तो उसके बाद फिर आते हैं सीधा सर्जिकल इंटरवेंशंस। अब आप किस लेवल ऑफ प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं ये आप जानते हैं। अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो माइनर है तो बेसिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक हो जाएगी, नहीं होती है तो बेसिक सप्लीमेंट से ठीक हो जाएगी, अगर थोड़ी सी क्रॉनिक भी है। लेकिन अगर बहुत एक्सट्रीम है तो फिर आप इस वीडियो के बाद कल ही प्लीज अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइए और उन्हें बताइए कि मैं सारे मेथड्स ट्राई कर चुका हूं, नहीं करे तो करिए पहले, उसके बाद डॉक्टर के पास जाइए और बताइए भाई इतने महीनों से मैं ट्राई कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है, अब आप मुझे बताइए क्या करना है। आई होप जो कॉन्स्टिपेशन है उसके बेसिक सोल्यूशन आपको मिल गए होंगे। अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।